नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। हमारा आज का टॉपिक है स्विस राजनीतिक दलों की विशेषताएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान अपने आप में अनोखा है। तो स्विट्ज़रलैंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जिसका कि अध्ययन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहली बात तो है वो बहुदलीय प्रणाली है। स्विट्ज़रलैंड इंग्लैंड और अमेरिका के विपरीत स्विट्ज़रलैंड में बहुदलीय प्रणाली है, अर्थात 2 से अधिक राजनीतिक दलों को राजनीति में प्रभावपूर्ण स्थिति प्राप्त है। सोवियत संघ संविधान के निर्माण के समय स्विट्ज़रलैंड में 3 मुख्य राजनीतिक दल थे, लेकिन 1919 में राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई और इससे राजनीतिक दलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और आज उनकी संख्या 13 से 14 के लगभग है। इनमें से 7 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी स्थिति प्रभावपूर्ण है और इनमें भी 3 सर्वाधिक प्रमुख हैं। बहुदलीय प्रणाली ने स्वाभाविक रूप से मिलीजुली सरकारों को जन्म दिया है, लेकिन इस संबंध में स्विट्ज़रलैंड की स्थिति तो अनोखी ही है। सामान्यतः बहुदलीय प्रणाली निर्बल और अस्थायी सरकारों को जन्म देती है, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के बाद हमने देखा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ बहुदलीय प्रणाली अत्यधिक सफलता के साथ काम कर रही है। दूसरी बात दलों की संवैधानिक स्थिति है। अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अगर हम देखें, अन्य प्रजातांत्रिक देशों के समान ही स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दलों का अस्तित्व संवैधानेतर ही है। संवैधानेतर का अर्थ है कि संविधान में कहीं भी राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कार्य किया जाता है और संविधान ने इसकी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में स्विट्ज़रलैंड की स्थिति सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी देशों से भिन्न है, जहां साम्यवादी दल को संविधान के द्वारा स्पष्ट मान्यता प्रदान की जाती है। तीसरी बात, स्विट्ज़रलैंड में विरोधी दलों का अभाव है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, भारत अगर देखा जाए तो इन देशों में एक राजनीतिक दल अगर सत्तारूढ़ रहता है तो अन्य राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में काम करता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। इसी कारण एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता और राष्ट्रीय परिषद की भांति ही संघीय परिषद में भी दलों को उसके अनुपात के अनुसार ही रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व मिल जाता है और किसी भी विरोधी दल का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जितने जितने दल हैं उन सबको अपना रिप्रेजेंटेशन जो उनको बहुमत मिला है उसके अकॉर्डिंग उनको मिल जाता है। चौथी बात, दलों में मौलिक सिद्धांतों पर भी मतभेद नहीं है। कैसे नहीं है कि सामान्यतः देखा जाए तो प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दल मौलिक सिद्धांतों पर मतभेद रखते हैं। एक की कुछ विचारधारा होती है तो दूसरे की कुछ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। एक तो आर्थिक असमानता का अभाव है वहाँ, इसलिए सभी व्यक्तियों को अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्टि है और व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण अलग अलग दलों के आर्थिक कार्यक्रम भी बहुत अधिक भेद नहीं है। सभी स्विस राजनीतिक दल सारे के सारे धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता में विश्वास रखते हैं। मतलब ये वो मूल सिद्धांत है जिसमें कोई मतभेद नहीं होता। कौन से मूल सिद्धांत? धर्मनिरपेक्षता तो रहेगी, गणतंत्रवाद रहेगा ही रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विट्ज़रलैंड हमेशा एक तटस्थ राष्ट्र रहे, इसकी सभी दलों में सहमति है। एक और बात, व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का स्विट्ज़रलैंड में अभाव है और इससे पहले सुगठित और दृढ़ दलबंदी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दलों का वैसा सुदृढ़ संगठन नहीं है जैसे कि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में है। न तो इन राजनीतिक दलों का कोई देशव्यापी संगठन है, न वो कोई ऐसा आंदोलन करते हैं देशव्यापी, न ही इनके पास बहुत अधिक धनराशियाँ हैं। स्विट्ज़रलैंड की स्थिति अनेक कारणों से ऐसी है। जहाँ तक व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के अभाव का सवाल है तो भारत,
ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के राजनीतिक दलों में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन की प्राप्ति की इच्छा से वो राजनीति में प्रवेश करते हैं और राजनीति जिनका मुख्य व्यवसाय होती है। ये व्यक्ति राजनीति को दूषित करने का ही काम करते हैं। स्विट्जरलैंड में स्थिति यह है कि राजनीति के आधार पर आर्थिक या जीवन के अन्य लाभ अर्जित नहीं किए जा सकते और न ही कोई दल अपने अनुयायियों को विशेष लाभ पहुंचा सकता है। इसी कारण स्विट्जरलैंड में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है। एक और बात, दलों का कैंटनों के आधार पर संगठन हुआ है। स्विट्जरलैंड के लोग कैंटनों के राजनीतिक मामलों में राष्ट्रीय मामलों की अपेक्षा अधिक रुचि लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 प्रत्यक्ष कैंटन थे जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों का संगठन कैंटनों के आधार पर ही हुआ है, राष्ट्रीय आधार पर नहीं। तो स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों के बारे में कोडिंग्स ने ये लिखा है, क्या लिखा है कोडिंग्स ने, कि संघीय सभा के चुनाव कैंटनों के आधार पर ही लड़े जाते हैं। अच्छा जी, न केवल एक कैंटन को चुनाव का समझा जाता है वरन चुनाव में उन्हीं उम्मीदवारों को चुना जाता है जो कैंटनों की विधानसभा में योग्यता का परिचय देकर नाम पैदा कर चुके हों। तो मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की स्थिति महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड के दलों की विचारधारा तथा उसके सामाजिक संगठन में कोई अति उग्र प्रकार का अंतर नहीं है। अब राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति के कारण कई आलोचकों ने इसकी आलोचना भी कही है। वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत निर्बल है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने ठीक ही लिखा है कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य किसी प्रजातांत्रिक देश की भांति अपेक्षाकृत बहुत कम और होते हैं संख्या में और बहुत कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अन्य किसी डेमोक्रेटिक या प्रजातंत्र देश की तुलना में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत चुनावों का देश की राजनीतिक स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो हम कुछ ऐसे बिंदु देख सकते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्विस राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति के निम्नलिखित कारण हैं। तो ये कारण अगर हम देखें तो पहली बात है कि जनता में मौलिक मतभेद का अभाव है। आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के संबंध में जनता में जो मौलिक मतभेद होते हैं वे ही सदृढ़ दलीय संगठन को जन्म देते हैं। तो हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में इसका अभाव है क्योंकि शासन की रूपरेखा के संबंध में स्विस जनता में कोई मतभेद नहीं है। सभी नागरिक ये चाहते हैं और मानते हैं कि रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, गणतंत्रात्मक संविधान, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विस तटस्थता, इसको सभी चाहे कोई भी हो जनता का भाग वो सभी स्वीकार करते हैं और जनता में मत विभाजन का इन मुद्दों पर तो प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में सदृढ़ दलबंदी स्थापित नहीं हो पाई। दूसरी बात, गंभीर आर्थिक असमानता और वर्ग विदेश का अभाव है, वर्ग विभेद नहीं है वहाँ। तीसरी बात, धार्मिक वैमनस्य का अभाव है। बहुत सारे देशों में धर्म विभेद के कारण धार्मिक वैमनस्य होता है, फिर दलबंदियाँ होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आदि के रूप में धर्म विभेद तो है, लेकिन इन सभी के द्वारा एक दूसरे के प्रति धार्मिक सहिष्णुता के भाव को अपना लिया गया है। राज्य स्तर पर धर्मनिरपेक्षता को अपना दिया गया है, इसीलिए वहाँ धर्म विभेद को स्वीकार नहीं किया गया। एक और बात, लोक निर्णय की व्यवस्था है। हम सब जानते हैं स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की व्यवस्था है। तो इसके लोक निर्णय की व्यवस्था के कारण विधानमंडल और कार्यकारिणी दोनों ही अपेक्षाकृत सीमित है, क्योंकि इसी कारण इनमें उपस्थित दल भी निर्बल है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत सशक्त नहीं है। सबको पता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत जनता एक निर्णयशीलता की शक्ति रखती है। और बात, राजनीतिक दलों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण है। राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
स्विस नागरिक राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने आप को किन्हीं सिद्धांतों या दल से बांधकर रखने के बजाय स्वतंत्र विवेक के आधार पर काम करते हैं। वे राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं और उग्र दलबंदी को अच्छा नहीं मानते। संघीय सभा के जो है अल्पकालीन अधिवेशन होते हैं। स्विस व्यवस्थापिका के अधिवेशन बहुत छोटे, अधिक से अधिक 1 महीने के होते हैं और अधिवेशन के बाद सदस्यगण अपने नियमित व्यवसाय में चले जाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के लिए कोई जो है स्थान नहीं है। अतः व्यवस्थापिका में कठोर संगठन का विकास नहीं हो पाया है। राष्ट्र प्रेम की उग्र भावना है। स्विस नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना अधिक उग्र होती है। वे किन्हीं भी विषयों पर दलीय हित की दृष्टि से नहीं, वरन राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ही विचार करते हैं। तो राष्ट्र प्रेम की इस भावना के कारण स्विस नागरिकों में एकता और सदृढ़ता उत्पन्न हुई है। इससे दलबंदी नहीं हो पाई है। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए स्विट्जरलैंड में दलबंदी की भावना बहुत दुर्बल है और स्विस राजनीति अपेक्षाकृत शांत, सुव्यवस्थित और संयत मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं हमने देखी। हमने देखा कि बहुदलीय प्रणाली, दलों की संविधानेतर स्थिति, विरोधी दलों का अभाव, दलों में मौलिक सिद्धांतों पर कोई मतभेद नहीं, संगठित और दृढ़ दलबंदी का प्रयोग, व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव और दलों का कैंटनों के आधार पर संगठन, ये सब हमने विशेषताएं देखी। फिर हमने ये भी देखा कि राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति के कारण देखे कि जनता में मौलिक मतभेद का अभाव है, गंभीर आर्थिक असमानता और वर्ग विभेद का महत्व है, धार्मिक वैमनस्य का अभाव है, लोक निर्णय की व्यवस्था है, राजनीति के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण है, संघीय सभा के अल्पकालीन अधिवेशन है, राष्ट्र प्रेम की भावना है। तो मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में दलबंदी की भावना बहुत दुर्बल है और 1848 जब स्विट्जरलैंड का संविधान निर्मित हुआ था तो केवल 3 राजनीतिक दल थे, उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल, बस यही अस्तित्व था। लेकिन 1919 के बाद आते आते स्विस राजनीति में क्रांतिकारी दल का प्रभुत्व भी रहा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन 1919 के बाद हम देखते हैं कि अनेक दलों का निर्माण हुआ और स्विस राजनीति बहुदलीय हो गई और स्विट्जरलैंड में फिर भी 3 मुख्य दल आज भी 1919 के बाद उभरे हैं, जो वो है कृषक दल, है ना, और स्वतंत्र दल और साम्यवादी दल। तो हम देख सकते हैं कि आज स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था है जिसमें कैथोलिक दल, कैथोलिक रूढ़िवादी दल, क्रांतिकारी दल, साम्यवादी लोकतंत्री दल, कृषक दल, उदारवादी दल, ये सब दल कार्य करते हैं। स्वतंत्र दल, साम्यवादी दल अथवा श्रमिक दल, ये सब मिलके काम करते हैं। इन दलों के अतिरिक्त भी स्विट्जरलैंड में कई छोटे बड़े दल हैं, जैसे उदार समाजवादी दल, लोकतंत्रात्मक तथा प्रोटेस्टेंट दल, नेशनल फ्रंट, अनुदार नवयुवक दल, राष्ट्रीय लीग तथा किसान लीग आदि आदि। लेकिन मुख्यतः 3 मुख्य दल हैं। तो इस प्रकार हमने स्विट्जरलैंड की बहुदलीय व्यवस्था की अनोखेपन को जाना, उसकी विशेषताओं को जाना। आप ये टॉपिक पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर कोई दिक्कत आए तो हम इस पर बात करते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।